हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस 35th मॉड्यूल के अंदर, विच इज ऑफ डेली करंट अफेयर। इन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल वी ट्राई टू ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव टू इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स विच आर हैपनिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो नए अपॉइंट हुए उनके बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, क्या लीगल एस्पेक्ट है उसका, वो हम देखेंगे। और इंडिया थॉमस कप जीता, और ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण बात है, कौन सी गेम में ये थॉमस कप जीता, ठीक है, और उसके साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कनेक्टेड है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए एक एक करके चालू करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। दोस्तों, on 15th May 2022, India got their 25th Chief Election Commissioner, who is Mr. Rajiv Kumar. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा लिखा गया है दैट यू कैन से देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन एंड दैट इलेक्शन कमीशन will carry out election of which are 5 important elections in the country. कौन से 5 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस करवाएंगे वो करवाएंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, ठीक है। देन देयर विल बी स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उसका कोई कनेक्शन नहीं है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, कोई नाता नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, यस नो, उसका मेन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ कोई नाता नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन विल एंश्योर द लोकल इलेक्शन टू बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। काफी समय से बहुत सारी जगहों पे लोकल इलेक्शन होते नहीं है, तो वहां का स्टेट का हाई कोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन को बड़ी डांट लगाता है कि भाई तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यस नो। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोनों, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। एक जमाने में इलेक्शन कमीशन वाज रन बाय वन पर्सन, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर। एक ही बंदा पूरे देश में इतने बड़े इलेक्शन संभाल रहा है, सो आप समझ सकते हैं कि उस बंदे के पास पावर क्या होगा, यस नो, ठीक है। पर भैया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाना गलत बात है, यस नो। तो इसकी वजह से हमने उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। आज के सिस्टम में क्या है, देयर आर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, और उनमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ऑल आर इक्वल, ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स आर इक्वल, बट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फर्स्ट अमोंगस्ट इक्वल। क्या कहा जाएगा उसको, फर्स्ट अमोंगस्ट इक्वल, ओके, ठीक है। सो ही इज मिस्टर राजीव कुमार, जो आपके सामने है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, द अर्लियर वॉज मिस्टर सुशील चंद्रा, है ना, अर्लियर वॉज सुशील चंद्रा, ही रिटायर्ड। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 324 कहता है that there will be election commission of India and chief election commissioner will be appointed by the president, just like Supreme Court judges are appointed by, you can say, president of India, ठीक है। दोस्तों, राजीव कुमार इसके पहले कहाँ थे, राजीव कुमार इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। 1984 की बैच के हैं, बिहार और झारखंड कैडर के हैं, ठीक है। एंड वो 2020 में ही सुपरएन्यूएटेड, विच मीन्स ही रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, नाबार्ड, उन सबको उन्होंने मैनेज किया था। तो आप देख सकते हैं कि उनके पास तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन में हमने बोला दैट देयर विल बी, यू कैन से, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, यस नो। तो ये हमने आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझा दिया, यस नो। सो दोस्तों, भारत में इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, देश आजाद हुआ 1947 में। 1951 में हमने इलेक्शन की शुरुआत करी। 1951 में जब पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, दैट वाज अ जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। दैट इलेक्शन टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। किसके बेसिस के ऊपर हुआ, यूनिवर्सल, दैट मीन्स फॉर ऑल, एडल्ट सफराज, सो एनीवन हु इज एडल्ट विल बी एबल टू कास्ट हिज वोट, ठीक है। दैट इज हाउ द आइडिया इज। उस जमाने में वोट करने का अधिकार मिलता था टू द पीपल हु वर ऑफ 21 ईयर एज। आज वोट करने का अधिकार मिलता है 18 ईयर पे, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर, ग्रेट। नाउ बिफोर द इलेक्शन
of general election, the mock election was conducted because in India that was the first exercise in independent India. There were large number of, you can say, illiterate people. उनको गाइडेंस देने के लिए ये काम किया गया. पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा गया कि जब इंडिया इलेक्शन करवा रहा था तो लोगों ने बोला क्या मजाक कर रहे हो, इंडिया कभी भी फ्री और फेयर वे में इलेक्शन कभी नहीं कर पाएगा. ठीक है, पर हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने इस कहानी को बिल्कुल, इस थ्योरी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और तगड़ा सक्सेसफुल इलेक्शन करवाया. ठीक है ना. तो जो एविडेंस मिला, दैट एविडेंस इज गोइंग ऑन टिल टुडे टू द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड से दूर दूर से लोग आते हैं इंडिया के इलेक्शन को देखने के लिए कि इंडिया इलेक्शन कैसे कर पाता है. बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों. ठीक है, इंडिया में इलेक्शन चला अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक लंबा इलेक्शन चला, बट इट वॉज नीड ऑफ द आवर. ठीक है, हमने पहली बार ये करने की कोशिश करी. ज्ञानवापी मस्जिद का एक बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है. क्या डिस्प्यूट है उसको समझते हैं दोस्तों. दोस्तों डिस्प्यूट ये नहीं है, ध्यान से समझना, डिस्प्यूट इस बात का नहीं है कि वहां पे पहले मंदिर था, है ना. जो बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है, दैट डिस्प्यूट एंड ये डिस्प्यूट में दोनों में बड़ा अंतर है. ठीक है, बाबरी मस्जिद और एक से राम मंदिर जन्मभूमि में डिस्प्यूट यह था कि क्या राम भगवान का जन्म यहाँ पे हुआ था, क्या इस जगह पे राम लल्ला का मंदिर है या नहीं, वो सवाल पैदा हुआ था. यहाँ पे तो ये था ही नहीं, ये सर नो, यहाँ पे ये डिस्प्यूट है ही नहीं. क्यों डिस्प्यूट नहीं है ना दोस्तों, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि औरंगजेब ने 1669 में या 1665 से लेकर बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का उसने ऐलान कर दिया और बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए और वहां पे उसने एक ऐसे मस्जिदें बनवाई. ये सर नो, ये औरंगजेब ने किया. अब औरंगजेब ने क्या काम से किया, क्या वो एक ऐसे धर्म के द्वारा कट्टर था या ये उसकी एक से रूल करने का सिस्टम था. भाई उसका रूल करने का सिस्टम हो, धर्म के द्वारा कट्टर हो या नहीं हो, पर क्या मिडेवल के ज़माने में सब लोग ऐसे कट्टर हुआ करते थे? बिल्कुल हुआ करते थे, है ना, बिल्कुल हुआ करते थे. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हिंदू राजा भी लड़ाई करते रहते थे और मतलब मिडेवल का समय ही वैसा था. आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो. पॉइंट ये है कि मिडेवल के ज़माने में किसी राजा ने कुछ किया, सही किया, गलत किया, उस राजा की वजह से आज, ठीक है, हमारे देश में कम्युनल डिसहार्मनी का माहौल बनाना, लोगों के मन में धर्म के नाम के कटु भावना पैदा करना सही बात नहीं है ना, बिल्कुल गलत बात है. ठीक है, पर क्या करें, सिचुएशन वैसी डेवलप हो रही है. There's a legal dispute started in 1991 when petition was filed through advocate Vijay Shankar Rastogi on behalf of स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर. भगवान, उस मंदिर के भगवान कौन है? स्वयंभू ज्योतिर्लिंगा भगवान विश्वेश्वर. ठीक है, जस्ट लाइक राम लल्ला, है ना, वो भगवान थे. उनके बिहाफ में किसी ने एक ऐसे केस किया. उन्होंने कहा कि मैं उन भगवान का, है ना, भगवान के बिहाफ में केस कर रहा हूं. ये सर नो, दैट इज पॉसिबल. किसी के बिहाफ में आप केस कर सकते हो. सो दैट इज योर लोकल स्टैंड है. ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो. सो उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर था ना, वो बनाया था महाराजा विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले. ठीक है, दे अलीज्ड दैट दिस टेम्पल वाज डेमोलिश्ड by Mughal Emperor Aurangzeb in 1669 and mosque was constructed thereafter using upon the ruins of the temple. Temple के सामान को यूज करते हुए ये बनाया गया. ज्ञानवापी मॉस्क is located in बनारस, उत्तर प्रदेश, इंडिया में ये है. Then about a century later, उसके बाद जब 1669 में, है ना, जब ये हुआ 1769 के आजू बाजू, अहिल्या होलकर, ठीक है, होलकर फैमिली इंदौर से, अहिल्या होलकर द क्वीन ऑफ इंदौर built a new काशी विश्वनाथ टेम्पल नेक्स्ट टू द मॉस्क इन 1780. 1780 में इन्होंने बिल्कुल मस्जिद के बाजू में मंदिर बना दिया. It is considered the most significant shrine of Lord Shiva by large number of people. It is one of the prominent 12 Jyotirlinga of Shiva, Vishweshwara, Vishwanath, that is also mentioned in Skand Puran. स्कंद पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात होती है. उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है आपका विश्वेश्वरा विश्वनाथ के अंदर. ठीक है,
1997 में ट्रायल कोर्ट ऑफ वाराणसी ने ये प्रिलिमिनरी इशू को फ्रेम किया, है ना, जहां पे मेन कंटेंशन ये एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, द मेन कंटेंशन वाज इफ द इशू वाज बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो रियल मुद्दा यह हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, ठीक है। उस लॉ ने यह कहा 15 अगस्त के बाद जमीन के ऊपर जो चीज दिख रही है, ठीक है, आप उसको मानोगे धर्म की चीज है। आप अगर उसको नीचे और कोई चीज आप खोदने जाओगे, ठीक है, तो ऑल द मोर आपको बहुत सारे रूइंस मिलेंगे एंड इट विल डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी ऑफ द कंट्री। सो 15 अगस्त के पहले जो 15 अगस्त के बाद जो भी जमीन के ऊपर होगा वो अप्लाई होगा। देयर वाज एन एक्सेप्शन ऑफ कॉल राम जन्मभूमि, है ना, दैट वाज ओनली एक्सेप्शन। तो यहां पे 1997 में, ठीक है, वाराणसी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चलिए हम मानते हैं कि हम क्या मतलब सॉरी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मानते हैं, उन्होंने ये बोला कि क्या हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा इस मंदिर को या इस मस्जिद को इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। दोस्तों, जब ये केस चल रहा था 1998 में, अंजुमान इंतजामिया मस्जिद committee moved Allahabad High Court stating that this is a dispute could not be adjudicated by civil court and they said कि भैया it should be adjudicated by the High Court। चलिए बढ़िया, हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हुआ था 1997-98 के अंदर, ठीक है। अभी तब से लेकर अभी तक ये मुद्दा चल रहा है। हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्ड ये किया कि they said we are putting a stay on the proceeding in the lower court। वाराणसी कोर्ट के ऊपर हम स्टे लगाना चाहते हैं। where the matter is continue to remain pending for 22 ईयर। 22 साल से इस कोर्ट में अगर मैटर पेंडिंग है, हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर अपना डिसीजन दिया। उनके पास जो आर्टिकल नंबर 142 का पावर था, उस पावर के द्वारा उन्होंने ये जजमेंट दिया दैट लुक, है ना, ये यहीं पे मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए सरकार 5 एकड़ की जमीन कहीं और देगी। क्यों ऐसा करेंगे? इट इज इन द नेम ऑफ कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कोर्ट ने ये बात करी। उसके बाद वीएस रस्तोगी साहब ने एक अपील फाइल करी, ठीक है, फॉर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरा के लिए, ठीक है, कि भाई एक काम करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे करवाते हैं ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर। रस्तोगी ने कहा कि भैया ये पिटीशन हम लेकिन से वाराणसी कोर्ट में लगाते हैं बिकॉज आई एम द नेक्स्ट फ्रेंड टू ज्योतिर्लिंगा। भगवान तो है नहीं, पर भगवान का मैं नेक्स्ट फ्रेंड हूं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। डिस्पाइट द स्टे ऑन द ट्रायल बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट अपना जजमेंट देने वाली थी, वाराणसी कोर्ट ने, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर कर दिया कि आप मॉस्क का सर्वे करिए ऑन 8 अप्रैल 2021, ठीक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस बात को चैलेंज किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात के ऊपर स्टे लगा दिया कि भैया इसको हम स्टडी नहीं कर सकते हो। बाद में वाराणसी कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया और वाराणसी कोर्ट ने इस मस्जिद का अगेन से जो बात है ना, उसका सर्वे करना है, वो सर्वे करने के लिए अप्रूवल दे दिया। सर्वेयर जो थे, है ना, उन्होंने अपने प्राइवेट फोटोग्राफर को भी लेकर गए और पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। कोर्ट के पास वो रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए था, पर कोर्ट के पास रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ और उन्होंने ये फोटोग्राफ दिखा दिया। ये सुनो कि भैया हमें मस्जिद के एक जगह पे जहाँ पे मुस्लिम्स नमाज पढ़ने जाते, उसके पहले वजू करते, उस वजू वाला जो एक पानी की जगह है, वहाँ पे हमें इस तरीके का एक से शिवलिंग पाया गया। और ये शिवलिंग, है ना, ये शिवलिंग की तरफ नंदी का मुंह है। नंदी जो एक बुल होता है, मंदिर के सामने लगाया जाता है, तो बुल उसी के सामने बैठा हुआ है बरसों से, 300 सालों से, तो हमें मिलना चाहिए, ऐसा हिंदू लोगों को लगने लगा, ठीक है। बात तो सही है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में ये दुख किसी को भी हो रहा है ना, भले वो हिंदू को हो रहा हो या मुस्लिम को हो रहा हो, वो ये हिंदू और मुस्लिम को दुख किस बात का हो रहा है, ठीक है। हिंदू को दुख ये हो रहा है कि बरसों से हमारे मस्जिद तोड़ दिए हैं,
है ना, बरसों से हमारे मस्जिद तोड़ दिए हैं और इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट मंदिरों को हमें वापस रिबिल्ड करना चाहिए, है ना। अब बात ये आती है कि हम कितने मंदिर को ऐसा रिबिल्ड करेंगे, ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। क्या इस मुद्दे को, है ना, मान के लेकिन से ये एक्सेप्ट कर देना चाहिए कि भैया ठीक है, यहाँ पे शिवलिंग मिला है तो एक बाजू में मंदिर बना दो, वहाँ पे छोटा सा मतलब बाजू में मस्जिद भी है, और दोनों को अपना अपना धर्म का काम करने दो और शांति की जिंदगी जियो, ठीक है। वैसे भी कोरोना की वजह से मतलब इकोनॉमिक्स की कंडीशन बहुत बुरी है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाना है, देश का एक तगड़ा महत्वपूर्ण टाइम आया है आगे बढ़ने का, अपना टाइम आया है, और अपने टाइम में हम ऐसा बर्बाद करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या बोलता है, ठीक है दोस्तों, ये समझिए, ठीक है। ऑन अ लीगल फ्रंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, अगर मैं प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो वाराणसी कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है, ठीक है, वो प्योरली ये लॉ के खिलाफ है ना, ठीक है। पर बात सिर्फ लॉ की नहीं होती है, जब हम ठीक है से सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारे और मुद्दों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो ये एक्ट क्या करता है, द एक्ट है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। द एक्ट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन of any place of worship and to provide for maintenance of religious character of any place of worship as it existed on 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये लॉ ऐसा बोलता है 15 अगस्त 1947 के समय पे जो भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसका कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। एग्जेम्पशन किस चीज का है, डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या was exempted from the act. Due to this exemption, the trial in Ayodhya case proceeded even after the enforcement of this law. Yes or no? तो भैया ये अयोध्या का केस इसके साथ कनेक्टेड है ना। Beside Ayodhya dispute, the act also exempted any place of worship, नोट किया जाए, which is an ancient, an historical monument or an archaeological site covered under ancient monument and archaeological sites and remains act of 1958। तो मतलब कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है विच इज एंशियंट, विच इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और वो आर्कियोलॉजिकल से साइट के द्वारा कवर्ड है, एक लॉ के द्वारा कवर्ड है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको आर्कियोलॉजिकल साइट के द्वारा ट्रीट किया जाएगा, उसमें सर्वे किया जाएगा, और अगर इसको रिबिल्ड करना पड़े फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो मानो फॉर एग्जाम्पल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिलती है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक मंदिर था या एक छोटा सा मस्जिद था, तो आर्कियोलॉजिकल साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, तो वो मंदिर और मस्जिद का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व उस एंशियंट साइट का है, तो उसको रिबिल्ड किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, तो वो एग्जम्पशन है। अ सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, कोई भी सूट ऑलरेडी सेटल हो चुका है ना, जैसे अयोध्या का डिस्प्यूट सेटल हो चुका है, ये नो, तो वो एग्जम्पशन है कि भाई अगर वो सेटल हो चुका है तो अब उसके ऊपर क्यों वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ना। एनी डिस्प्यूट दैट इज बीन सेटल्ड बाय पार्टीज और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजिशंस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड, ठीक है, ये 1991 में आया। उसके पहले अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट था और दोनों पार्टी ने उसको सेटल कर दिया, मतलब कहीं पे मंदिर था, उसके नीचे मस्जिद था, हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर बोला कि भाई देखो है ना, हम मान लेते कि चलो मंदिर हटा देते हैं और मस्जिद अलाउ कर देते हैं, और अगर ऐसा दोनों पार्टी ने अलाउ कर दिया बिफोर 1991, इस लॉ के पहले ये अलाउ कर दिया, तो उसको एग्जम्पशन है, सिंपल, ये नो, ये 3 एग्जम्पशन है। क्या ये एग्जम्पशन ज्ञानवापी मॉस्क के लिए लगता है? क्या ये एग्जम्पशन काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए लगता है? ठीक है, ये बड़ा सवाल है, ऑब्वियसली नहीं लगता है। ये सुनो, सेक्शन 3 of the act bars any conversion in full और पार्ट, या तो पूरा का पूरा कन्वर्जन या उसका छोटा सा पार्ट को भी वो बार करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है of a place of worship of any religious denomination into a place of worship of a different religious denomination or even a different segment of the same religious denomination। बड़ा महत्वपूर्ण बात हो गया। ये क्या बोलता है सेक्शन 3
कि आप, है ना, मतलब धर्म ए का कोई जगह था, उसको आप धर्म बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। धर्म ए, जैन धर्म का श्वेतांबर का वो देरासर था, अब आप उसको दिगंबर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो सेक्शन 3 इस बात को बार करता है, उस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है। समझ आया? सेक्शन 4(1) इट डिक्लेयर्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। भाई कौन सा रिलीजियस डिनोमिनेशन उस चीज का माना जाए? 15 अगस्त को जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा वो माना जाएगा। 15 अगस्त के पहले क्या था, 15 अगस्त के बाद क्या था, उसका कोई महत्व नहीं है। 15 अगस्त को क्या था वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 इट सेज दैट एनी सूट्स or legal proceedings with respect to conversion of the religious character of any place of worship existing on 15th August 1947 pending before court shall abate and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted. अगर कोई लीगल डिस्प्यूट 15 अगस्त को सरकार के सामने खड़ा है, कोर्ट के सामने खड़ा है, तो इट शैल अबेट, इट विल रिड्यूस, इट विल खत्म, इट विल डिमिनिश, कोई नया सूट फाइल नहीं किया जाएगा। द प्रोविजो टू दिस सबसेक्शन सेव्स सूट्स, अपील्स, लीगल प्रोसीडिंग्स दैट आर पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट if they pertain to conversion of religious character of a place of worship after the cut off date. तो जो पेंडिंग केसेस है वो सुने जाएंगे, बाकी नहीं, कोई नया सूट नहीं आएगा। सेक्शन 5 क्या बोलता है? दैट एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस एंड टू एनी सूट अपील प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू इट। सो सेक्शन 5 बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को एग्जेम्प्ट करता था। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस और नो? सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में क्या व्यू लिया था? 2019 में अयोध्या का जब जजमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाई गई थी, 5 लोग बैठे थे, यूनानिमस जजमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि लुक कि द लॉ इज वेरी सेक्युलर एंड इट इज supporting the constitution value of secularism. ठीक है, and thereby law is protecting secular feature of the polity and it is a part of basic structure and therefore we are allowing this law to be protected. ये law protect होगा, ये basic structure का part है और इस law के द्वारा, है ना, ये law अभी भी रहेगा। और इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये लॉ को वो निकाल दे। क्यों निकाल नहीं सकती है? क्योंकि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। ये बोल चुका है। कौन बोल चुका है? सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में? 2019 के अयोध्या वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर कट बोल चुका है दैट दिस लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। चलिए, ग्रेट। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, दैट इज थॉमस कप। थॉमस कप is like a gold medal for Indian badminton part. दोस्तों, बैडमिंटन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था आज से काफी साल पहले। ठीक है, इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम हैज वन थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया की मेंस टीम ने यह जीता है। इंडिया डिफीटेड 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया इन दिस, यू कैन से, थॉमस कप, जो बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में हुआ था। याद करिएगा दोस्तों, थॉमस कप इज वर्ल्ड सुप्रीमेसी होती है ऑन बैडमिंटन। 16 नेशन की टीम इसमें विजिट करती है, compete करती है, फाइनली लोग जीतते हैं। अब हमें इससे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? ठीक है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपटीशन होती है बैडमिंटन में। ओलंपिक्स होती है। इंडिया ने ओलंपिक्स में अभी तक, ठीक है, 1 सिल्वर लेकर आए हैं, 2 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में हम 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हम 1 गोल्ड लेकर आए हैं, 4 सिल्वर और 7 बार ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। थॉमस कप में पहली बार हम लेकर आए गोल्ड। ठीक है, पहली बार, अभी तक यही इसी बार हुआ। उबेर कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ सब दिया गया है। नोट किया जाए ये पहले 4। ओके, ठीक है। और कौन कौन से प्लेयर इंडिया में बड़ा नाम रोशन करें? फॉर एग्जांपल साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की ठीक से बेस्ट रैंकिंग है 1। ठीक है, ओलंपिक मेडल 1 मिला है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 मेडल मिले हैं। पीवी सिंधु को है ना, ओलंपिक में 2 मेडल मिले हैं।
शी इज़ द ओनली पर्सन, ठीक है ना, इन बैडमिंटन टू गेट 2 मेडल्स, ओके, ठीक है वैसा। एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको 5 मेडल मिले हैं। प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदाम्बी, प्रणोय रॉय, लक्ष्य सेन, इन सबके अच्छे अच्छे रैंकिंग देके रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, ये नोट किया जाए। इनकी ओलंपिक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी तक। कंट्रीब्यूशन ओलंपिक में से 2 लोगों की, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं है। थॉमस कप में, ठीक है, इंडिया ने 2020 में जब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो विमेन सिंगल्स में है ना हमें मिला था से ब्रॉन्ज मिला था। 2016 में वी गॉट सिल्वर, वंस अगेन पीवी सिंधु को मिला था। और 2012 में साइना नेहवाल ने अगेन से हमें ब्रॉन्ज दिलाया था। तो 2000 अगेन से जो आपके सामने 22 हुआ है ना 2022 थॉमस कप के अंदर हमने क्या जीता, हमने जीता मज़ेदार सा, है ना। ये बात हो रही है, सॉरी दिस इज नॉट अबाउट थॉमस कप, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज अबाउट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया था 2020 में, 2016 में पीवी सिंधु ने हमें सिल्वर दिलाया था, 2012 में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज दिलाया था, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए ग्रेट, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी देयर इन योर माइंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन डेली करंट अफेयर्स। Thank you very much for watching this and all the best for your preparation.